Hello students, myself Kishore Kumar Thakur and welcome to our YouTube video channel। और आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है उसे डिस्कस करेंगे। बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो है। और मैं आपको बता दूं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में एबीएसटी के 2 पेपर होंगे आपके। एबीएसटी का जो फर्स्ट पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स उसके लिए आपको मिलेंगे। और कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये फर्स्ट पेपर का नाम होगा एबीएसटी का। और एबीएसटी का जो सेकंड पेपर है वो भी 100 मार्क्स का होगा और ये जो पेपर है ये भी 3 आवर्स का है। और इस पेपर का नाम होगा आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अब इस पेपर के बारे में बता दूं मैं आपको कि ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है इसमें टोटल 5 यूनिट होगी और हर एक यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन इन ईच यूनिट और आपके टोटल यूनिट होगी 5। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 2। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके पास 2 इन ईच यूनिट। इन ईच यूनिट 2 और नंबर ऑफ यूनिट्स है 5। नंबर ऑफ यूनिट्स 5 है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन पेपर ये हो जाएंगे 10 क्वेश्चंस। तो देखिए पूरे पेपर में आपको जो क्वेश्चन होंगे वो 10 क्वेश्चन होंगे। हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको जो अटेंड करना होगा वो 1 क्वेश्चन होगा कि 2 क्वेश्चन आपको हर एक यूनिट में दिए हैं जिनमें से आपको 1 क्वेश्चन अटेंड करना होगा हर यूनिट में से। तो 5 यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो आपके पास 20 होंगे और 5 क्वेश्चन 10 में से आपको केवल 5 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। 10 में से आपको केवल 5 क्वेश्चन अटेंड। हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो 20 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा और टोटल क्वेश्चन आपके पास 10 हैं जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पेपर कवर होगा। अब हम बात करते हैं कि जो यूनिट है आपके सिलेबस में वो किस तरीके से आपको दी हुई है, आपको किस यूनिट में कौन कौन से पेपर्स चैप्टर्स तैयार करने हैं वो हम देख लेते हैं। मैं आपको सिलेबस जो बता रहा हूँ वो एक बार या फिर से याद दिला दूँ कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपके जो पेपर है बीकॉम फर्स्ट ईयर का एबीएसटी में पेपर 2, मैं उसका सिलेबस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जो यूनिट फर्स्ट होगी हमारी, यूनिट फर्स्ट जो स्टैटिस्टिक्स का आपका सिलेबस है इसमें यूनिट फर्स्ट जो होगी इसमें आपके फर्स्ट तो आपको तैयार करना होगा इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपको तैयार करना होगा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आपको कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। थर्ड नंबर पे जो चैप्टर आपको तैयार करना होगा वो है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। और फोर्थ नंबर पे आपको जो चैप्टर तैयार करना होगा वो है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। या आप इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसको हम यहीं पे लिख देते हैं। ग्राफिकल presentation of data।
तो इस तरीके से आपके फर्स्ट यूनिट में आपको ये 4 चैप्टर तैयार करने होंगे। इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस यूनिट में, और दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको आंसर देना होगा जो 20 मार्क्स का होगा। इसी तरह यूनिट 2 में जो क्वेश्चन है, यूनिट 2 में जो चैप्टर है आपके, वो आएगा अपने सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे हम कह सकते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मैं आपको बता दूं, आपके पढ़ा हुआ चैप्टर है, मीन आपको पढ़ना होगा, मोड आपको पढ़ना होगा, और मीडियन भी आपको पढ़ना होगा। तो इस तरीके से मीन, मोड, मीडियन आपको पढ़ना होगा, क्वार्टाइल्स आपको पढ़ने होंगे, परसेंटाइल आपको पढ़ने होंगे, और ज्योमेट्रिक मीन आपको पढ़ना होगा, और हार्मोनिक मीन भी आपको पढ़ना होगा। तो मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर है, उस चैप्टर में तैयार करना होगा, जो हमारी सेकेंड यूनिट होगी। और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड यूनिट में केवल एक यही चैप्टर है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जिनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा जो 20 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट ये होगी। अब हम बात करेंगे थर्ड यूनिट की, फोर्थ यूनिट की और फिफ्थ यूनिट की। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है और सेकंड यूनिट है, उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गई होगी कि हमें फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर तैयार करने हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, सेकंड कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, थर्ड है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये हमारी फर्स्ट यूनिट हो जाती है, टेबुलेशन ऑफ डेटा। सेकेंड यूनिट जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपको कवर करने होंगे। और जो हमारे थर्ड यूनिट है और फोर्थ यूनिट है, वो हम अभी देखते हैं कि थर्ड और फोर्थ यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा बेटर यही होता है कि जब भी हम कोई चीज़ शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है कि उसके बारे में पहले जानकारी ले लें, जिससे कि हमें कब कितना कोर्स कवर करना होगा, ये सारी चीज़ें हम पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमें पता होगा कि हमारा कोर्स कितना बड़ा है, कब तक हमें कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ें हमें आसानी रहेगी अगर पता होगी कि हमारे पास कितनी हैं। तो थर्ड नंबर पे जो हम यूनिट तैयार करेंगे वो हो जाती है हमारी मेजर्स ऑफ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और स्क्यूनेस, ये हमें 2 चैप्टर तैयार करने होंगे। ये फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा, ये सेकंड चैप्टर होगा। यूनिट थर्ड में इस तरीके से हमें ये 2 चैप्टर तैयार करने होंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और स्क्यूनेस। यूनिट फोर्थ की बात करते हैं हम। यूनिट फोर्थ के बारे में मैं आपको बता दूं कि यूनिट 4 में हमें जो चैप्टर तैयार करने होंगे वो भी इजी चैप्टर है, हार्ड चैप्टर नहीं है। पहला जो चैप्टर आ जाता है वो कोरिलेशन आ जाता है आपका, और सेकंड जो चैप्टर आ जाता है आपका वो आ जाता है रिग्रेशन। और ये चैप्टर हम लोग 11th-12th में पढ़ चुके होते हैं पहले ही। इसी तरह मीन, मोड, मीडियन भी हम 11th-12th में पढ़ चुके होते हैं, या फिर जो कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हुए होते हैं। और ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन स्क्यूनेस, ये भी हम 11th या 12th में CBSE में पढ़ चुके होते हैं, NCERT में भी आजकल है। फिर हम बात करते हैं लास्ट यूनिट की, जो होगी हमारी 5th यूनिट। तो 5th यूनिट के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, 4th यूनिट में भी कोरिलेशन से एक क्वेश्चन आएगा और रिग्रेशन से एक क्वेश्चन आएगा, दोनों चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से यूनिट थर्ड में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से एक क्वेश्चन आएगा, स्क्यूनेस से एक क्वेश्चन आएगा। दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करना होगा, जो 20 मार्क्स का होगा। कोई ज़रूरी नहीं है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है स्टैट्स में। स्टैट्स का पेपर मैं आपको बता दूं, इजी पेपर होता है।
और अगर आप थोड़ी सी बढ़िया तैयारी कर लेते हो, इसकी बढ़िया प्रैक्टिस कर लेते हो, तो 100 में से 80 मार्क्स इजीली आप ला सकते हो। अब हम बात करते हैं यूनिट 5। तो यूनिट 5 के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारे पास चैप्टर है वो है इंडेक्स। ये आपने पहले कभी पढ़ा होगा, फिशर इंडेक्स, या फिर फिशर इंडेक्स है जो, या फिर अपने आ जाता है ये मार्शल्स, है ना, पाशे, फिशर, इस तरह के इंडेक्स वगैरह हमें तैयार करने होते हैं। तो यूनिट 5 में जो हम बता दें यहाँ पे कि ये जो है यूनिट 5 का पार्ट होगा। यूनिट 5 में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे वो है इंडेक्स, और सेकंड जो चैप्टर हम तैयार करेंगे वो होगा इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में हमें 3 मेथड तैयार करने होंगे, जो है बाइनोमियल और न्यूटन्स एडवांसिंग न्यूटन्स एडवांस डिफरेंस मेथड। देखिए, न्यूटन्स एडवांस डिफरेंस मेथड आपको तैयार करना पड़ेगा, और थर्ड नंबर पे जो सी है वो लैग्रेंज मेथड आपको तैयार करना पड़ेगा। मेथड तो देखिए, इंटरपोलेशन में आपको बाइनोमियल, न्यूटन्स एडवांस डिफरेंस मेथड और लैग्रेंज मेथड, ये तीनों मेथड आपको इंटरपोलेशन में तैयार करने पड़ेंगे। इंडेक्स आपको चैप्टर तैयार करना पड़ेगा। यूनिट 5 में दोनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, और हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस होगा वो 5 यूनिट होगी, और 5 यूनिट में से हर यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और आपको एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का सॉल्व करना होगा। 5 क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में सॉल्व करने होंगे। हर यूनिट से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। आप एक ही यूनिट के 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपको हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन ही सॉल्व करना कंपलसरी है। हाँ, तो इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है वो हमारा क्या है। अब इस डिटेल को आप कहाँ पे चेक कर सकते हैं, या आप इससे ज़्यादा डिटेल चाहते हैं और ज़्यादा, तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है uniraj.in, आप उस पर इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल में आप गूगल पे जाइएगा और गूगल पे सर्च कीजिएगा बीकॉम फर्स्ट ईयर सिलेबस ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी, आपको यूनिराज की वेबसाइट पे ले जाया जाएगा, और वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको ABST फर्स्ट, ABST का फर्स्ट पेपर, ABST का सेकंड पेपर, हिंदी इंग्लिश के जो भी पेपर हैं आपके, उन सभी का सिलेबस एक ही PDF में डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो लेक्चर अगर पसंद आया हो तो बढ़िया है, और लाइक ज़रूर करते रहिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो। इसके अलावा हम आगे अब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है इसको हम कवर किस तरीके से करेंगे उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो जल्दी मिलते हैं फिर, सी यू अगेन। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा अब तक, बोर्ड पे आपने देख लिया होगा कि भाई बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का आपका पेपर है, और इस पे आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो होगा आपका कोरिलेशन। तो कोरिलेशन के बारे में हम जान लें कि सबसे पहले तो हम कोरिलेशन पढ़ क्यों रहे हैं, कौन सी यूनिट में है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो कोरिलेशन हमारी यूनिट 4 से रिलेटेड है। यूनिट 4 में जो चैप्टर है जो हमसे पूछा जाएगा, 2 चैप्टर आपको यूनिट 4 में बताए थे। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जब सिलेबस बताया था तो यूनिट 4 में मैंने आपको 2 चैप्टर बताए थे। नंबर 1 था आपका कोरिलेशन, नंबर 2 था रिग्रेशन। ये चैप्टर छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और समझने में बहुत इजी है, जल्दी ही ये चैप्टर हो जाता है। प्रैक्टिस के लिए इसमें क्वेश्चन हैं काफ़ी सारे। तो पहले हम कोरिलेशन जान लेते हैं। जैसा कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इट इज़ द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। जैसा कि 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप हों या 2 वेरिएबल्स हों, उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जो भी रिलेशनशिप है, जैसे वेरिएबल्स का मतलब हो गया, आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे अगर किसी बच्चे की हाइट और वेट
उनमें क्या रिलेशनशिप है। हाइट बढ़ने पर हो सकता है वेट बढ़े, या हो सकता है कम हो जाए, या हो सकता है हाइट और वेट, हाइट बढ़ने पर वेट में कोई फर्क नहीं पड़े, ये भी हो सकता है। तो उसमें कोई रिलेशनशिप है या नहीं, ये हम देखते हैं कोरिलेशन के थ्रू। अगर हो सकता है हाइट बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ जाए, तो अगर हाइट बढ़ने पर वेट बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रही है वेट भी बढ़ रहा है, तो ऐसा जो कोरिलेशन होगा इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। और अगर हाइट बढ़ रही है लेकिन जो वेट है वो घट रहा है, ये जो कोरिलेशन होगा ये अपोजिट होगा, या नेगेटिव कोरिलेशन भी आप इसको कह सकते हैं। और इसी तरीके से हो सकता है कि हाइट बढ़े लेकिन वेट पे कोई असर ना पड़े, तो ऐसा जो होगा वो जीरो कोरिलेशन भी हो सकता है। तो ये देखने के लिए हमें पहले कोरिलेशन को देखना होगा कि कोरिलेशन है क्या। तो जो भी दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो भी डिफरेंस रिलेशनशिप है उसी को देखना हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। इट इज द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से ज्यादा चरों के बीच जो भी रिलेशनशिप है उसी को हम कोरिलेशन कहते हैं। इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर in such a way that changes in one creates a corresponding change in two other, अगर एक वेरिएबल में चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में भी कोई फर्क पड़ता है या उसमें भी कोई चेंज होता है, पहले वेरिएबल में चेंज होने के कारण दूसरे वेरिएबल में भी कोई चेंज हो रहा है, तो ये कोरिलेशन कहलाएगा। तो यही हम डेफिनेशन देख चुके हैं कि कोरिलेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। अब बात करते हैं कि कोरिलेशन अगर ये है कि एक में चेंज होने से दूसरे में भी चेंज होने का पता चलता है, तो दूसरी बात ये आती है कि कितना चेंज होगा। जैसे अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो फसल पे असर पड़ेगा। अब फसल हो सकता है बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो ख़राब हो जाएगी, तो बारिश ज़्यादा होने से फसल कम भी हो सकती है और बारिश ज़्यादा होने से फसल बढ़ भी सकती है। तो देखना ये होगा कि बारिश अगर इंक्रीज हुई है तो हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है या नहीं। अगर बारिश भी इंक्रीज हुई है और जो हमारा रेनफॉल इंक्रीज है और जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज है, तो ऐसा जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो हमारी पॉजिटिव रिलेशनशिप कहलाएगी। और अगर रेनफॉल के इंक्रीज होने से जो हमारा प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो रिलेशनशिप होगी इसको ऐसी रिलेशनशिप को हम नेगेटिव रिलेशनशिप कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो बताए हैं कोरिलेशन में, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, तो इसी के बारे में समझा रहा हूँ मैं आपको। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ चेंजेज ऑफ द वेरिएबल्स। तो जो वेरिएबल हैं इनकी जो डायरेक्शन है चेंजेस की डायरेक्शन किस तरफ है, इस पे डिपेंड करेगा हमारा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अगर एक वेरिएबल में इंक्रीज होने से दूसरे वेरिएबल में भी इंक्रीज होता है, पहला वेरिएबल इंक्रीज होता है और दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होता है, तो ऐसा चेंज पॉजिटिव चेंज कहलाएगा। और अगर फर्स्ट वेरिएंस डिक्रीज होने के कारण सेकंड वेरिएंस भी डिक्रीज होता है, तो ये जो वेरिएबल है, जो फर्स्ट वेरिएबल में वेरिएबल डिक्रीज होने के कारण सेकंड वेरिएबल भी डिक्रीज होता है, तो ये जो चेंज हो जाएगा ये नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो कोरिलेशन का टाइप्स है इसको आपको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन में जैसे अगर कोई बच्चा है और अगर वो अच्छा पढ़ता है, मैथ्स में उसके नंबर बढ़ते हैं, लेकिन कहीं दूसरे सब्जेक्ट में साइंस में अगर उसके मार्क्स कम हो जाते हैं, मैथ्स में तो उसके मार्क्स प्लस हुए लेकिन साइंस में उसके मार्क्स कम हो गए, तो ये जो मैथ्स में ज़्यादा पढ़ने के कारण मैथ्स में मार्क्स बढ़े लेकिन साइंस में मार्क्स कम हो गए, तो ये जो कोरिलेशन होगा यहाँ पे ये अपोजिट या नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि मैथ्स में पढ़ता है जिसके कारण साइंस में भी मार्क्स बढ़ते हैं और मैथ्स में भी मार्क्स बढ़ते हैं, तो ये जो चेंजेज होगा यहाँ पे मार्क्स आपके मैथ्स में भी बढ़ रहे हैं और साइंस के मार्क्स भी आपके बढ़ रहे हैं, तो दोनों में जो इंक्रीज है, एक में इंक्रीज होने के कारण दूसरे वेरिएबल में भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो है पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन को हम समझ लेते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए देखिए, इफ बोथ द वेरिएबल वेरी इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में चले। अगर फर्स्ट वेरिएबल गिर रहा है तो सेकंड वेरिएबल भी गिरे। जैसे एक वेट कम होने के कारण हाइट
खैर कमी होती ही नहीं है हाइट तो। रेनफॉल कम होने के कारण जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का वो भी कम हो रहा है। रेनफॉल कम है तो जो फसल है वो भी या क्रॉप्स जो है उनका जो प्रोडक्शन है वो भी अगर कम हो रहा है तो ये जो रिलेशनशिप है पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगी। और अगर रेनफॉल इंक्रीज होने के कारण जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है तो ये रिलेशनशिप भी हमारी पॉजिटिव कहलाई जाएगी। यानी कि फर्स्ट वेरिएबल में अगर कमी हो रही है या डिक्रीज हो रहा है तो सेकंड वेरिएबल भी कम या डिक्रीज हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ऐसा जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। और इसका अपोजिट नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। इफ बोथ द वेरिएबल वेरी इन अपोजिट डायरेक्शन द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। इफ बोथ द वेरिएबल्स वेरी इन अपोजिट डायरेक्शन, दो वेरिएबल है और दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, जैसे जो ज्यादा शिक्षित है, मान लेते हैं हम कि एजुकेशन लेने से इंटेलिजेंसी का लेवल भी बढ़ता है, तो एजुकेशन बढ़ रही है इंटेलिजेंसी का लेवल भी बढ़ रहा है, ये जो कोरिलेशन है ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। एजुकेशन कम हो रही है तो इंटेलिजेंसी का लेवल भी कम हो रहा है, जहां जैसे जैसे एजुकेशन कम होती जा रही है वैसे वैसे इंटेलिजेंसी का लेवल भी कम होता जा रहा है। ये जो कोरिलेशन है ये भी पॉजिटिव ही कहलाएगा, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल में डिक्रीज होने से या फर्स्ट वेरिएबल में कमी होने से सेकंड वेरिएबल में भी कमी हो रही है। तो ये जो चेंजेज है या ये जो कोरिलेशन है ये आपके पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन वो हो जाता है जहां आपका फर्स्ट वेरिएबल तो पॉजिटिव जा रहा है या इंक्रीज हो रहा है और सेकंड जो वेरिएबल है वो डिक्रीज हो रहा है। एक आपके इंक्रीज हो रहा है और सेकंड वेरिएबल आपके डिक्रीज हो रहा है। ऐसा जो कोरिलेशन होगा या इन दो वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन होगा वो आपके नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। जैसे हाइट बढ़ रही है लेकिन आपका वेट कम हो रहा है, हाइट तो बढ़ रही है लेकिन वेट कम हो रहा है, तो ये जो कोरिलेशन है ये आपके नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। या फिर आप इसमें एक सबसे बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं प्राइस और ये डिमांड का। प्राइस और डिमांड का जो आप लेंगे वेरिएबल, ये एग्जांपल वो भी आप ले सकते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की प्राइस को हम कमोडिटी की प्राइस को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे आप वैसे वैसे उसकी डिमांड कम होती जाएगी। आप पेट्रोल की प्राइस को आप इंक्रीज कर दीजिए तो जैसे जैसे आपकी पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इसकी डिमांड कम होती जाएगी। कार की प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी जो कार की डिमांड है उसमें कमी आती जाएगी। तो कार के प्राइस का इंक्रीज होना और कार की डिमांड में कमी होना, तो प्राइस में जो इंक्रीज कर रहे हैं हम या प्राइस में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके कारण जो सेकंड वेरिएबल है कार, उसकी डिमांड में हमें कमी आती जा रही है। तो एक वेरिएबल तो बढ़ रहा है प्राइस और दूसरा जो वेरिएबल है नंबर ऑफ कार्स या कार की डिमांड वो हमारी डिक्रीज होती जा रही है। तो ऐसा जो कोरिलेशन है या इन दो जो वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन है वो आपका नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कोरिलेशन इज समटाइम्स टर्म्ड एज कोवेरिएशन। जो कोरिलेशन है इसे हम कोवेरिएशन के नाम से भी जानते हैं, हो सकता है कोवेरिएशन के नाम से भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए। फिर हम बात करते हैं द मेजर्स ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो कोरिलेशन है इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं या मेजर्स करते हैं तो उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। तो देखिए कोरिलेशन के बारे में, कोरिलेशन को पढ़ने से पहले वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग 50 to 60 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल, जिनको हम बड़े आराम से सॉल्व करेंगे और धैर्यपूर्वक सॉल्व करेंगे। मैंने आपको फिर से मैं याद दिला देता हूँ 50 to 60 क्वेश्चंस लगभग इस चैप्टर में हैं और अगर आप इसमें बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हैं तो यकीन मानिए आप अगर 40 to 50 क्वेश्चन अगर आप बढ़िया तरीके से करते हैं, प्रैक्टिस करने में देखिए स्टूडेंट्स को बहुत जोर आता है, उसका रीज़न होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसी के थ्रू सारे क्वेश्चंस होते चलते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है इस चैप्टर को सॉल्व करने में। एक फॉर्मूले को अप्लाई करते चलिए आप और उसी के थ्रू आपके 10 to 20 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिस की। काफ़ी स्टूडेंट केवल 8 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करके ये सोचते हैं कि भाई हम ये चैप्टर इजीली कर लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो चैप्टर है उसमें वैरायटी क्वेश्चंस की
बहुत सारी होती है और 8 to 10 क्वेश्चन इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। आपको अगर ये चैप्टर अच्छे से करना है तो मिनिमम 40 to 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी चैप्टर को थोड़ा सा बेसिक अगर हम पढ़ लें तो उस चैप्टर को करने में बड़ी आसानी रहती है। वैसे इस चैप्टर की जो थ्योरी है जनरली हमारे एग्ज़ाम में कम पूछी जाती है, पूछी ही नहीं जाती है, बल्कि हर साल जो चैप्टर आता है इससे प्रैक्टिकल चैप्टर आता है, लेकिन फिर भी हमें हल्का फुल्का थ्योरेटिकल नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। मैं आपको फिर से बता दूं कि देखिए कोरिलेशन है, कोरिलेशन का मतलब यही है कि जो दो वेरिएबल हैं उनके बीच में हमें कोई रिलेशन है या नहीं इसका पता करना होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आपका जो फैमिली खर्च है उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं या नहीं करते। अब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये जो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप है या नहीं ये देखना है। अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है हमारा, तो इनके बीच जो कोरिलेशन होगा वो आपके पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे सप्लाई कम हो रही है या हमारे बीच बीच में इंटरप्ट हो रही है जिसके कारण प्रोडक्शन में भी कमी आ रही है हर बार, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी कम कंज्यूम हो रही है और प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है, तो ऐसा जो कोरिलेशन होगा वो भी हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो दोनों वेरिएबल है दोनों की जो सेम डायरेक्शन में चेंजेज हो रहे हैं, आप देखिए एक कम हो रहा है, पहला कम हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी कम हो रहा है, और पहला अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो सेम डायरेक्शन में चेंजेज हो रहा है ऐसा चेंजेस पॉजिटिव कोरिलेशन में कैलकुलेट किया जाता है या पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। नेगेटिव आप जैसा कि समझ चुके हैं कि फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल में जो चेंज होगा तो फर्स्ट वेरिएशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि अगर फर्स्ट वेरिएबल आपका इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड वाला जो वेरिएबल है उसमें डिक्रीज होने लग जाएगा, और अगर फर्स्ट डिक्रीज होगा तो सेकंड वेरिएबल आपका इंक्रीज होने लग जाएगा। तो ऐसा जो चेंजेज है वो अपोजिट या नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं कोरिलेशन इज सम टाइम टर्म्स एट कोवेरिएशन। तो कोरिलेशन को कभी कभी हम कोवेरिएशन भी कहते हैं, या फिर आप ये देख सकते हैं कि कोवेरिएशन के नाम से भी कोरिलेशन का क्वेश्चन आ सकता है। द मेजर्स ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि ये है कि कोरिलेशन को जब भी हम मेजर करेंगे तो हम उसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कोरिलेशन में अब आप कोरिलेशन समझ गए होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन भी अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं कोरिलेशन एनालिसिस की। कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में जब हम देखते हैं तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज़ ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू मेजर द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो देखिए जो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल, तो फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल में जो फर्स्ट वेरिएबल में चेंजेस के कारण जो सेकंड वेरिएबल में चेंज हो रहा है उसकी कोई तो डायरेक्शन होगी, या तो फर्स्ट वेरिएबल इंक्रीज होने के कारण सेकंड वेरिएबल इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा। तो या तो हो सकता है दोनों वेरिएबल्स में सेम डायरेक्शन में चेंजेज हो, या हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो, दोनों में से कोई तो होगा, या फिर हो सकता है बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो उसे हम एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन कहेंगे या जीरो कोरिलेशन भी कह सकते हैं। तो जीरो कोरिलेशन कह दो या एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन कह दो अगर फर्स्ट वेरिएबल में चेंज होने के कारण सेकंड वेरिएबल में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उसे हम जीरो कोरिलेशन या एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन कहलाएगा। अब बात होती है कि चेंजेस तो हो रहा है फर्स्ट वेरिएबल में चेंज करने के कारण, जो सेकंड वेरिएबल है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, या तो वो पॉजिटिव हो रहा है या तो दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा है। पहले को इंक्रीज करते हैं तो सेकंड भी इंक्रीज हो जाता है, और पहले को डिक्रीज करते हैं तो सेकंड भी डिक्रीज हो जाता है। दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा है, तो ऐसा कोरिलेशन मैंने आपको बताया था पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन हम देख रहे हैं, ये स्टैटिस्टिकल की एक टेक्निक है, स्टैटिस्टिक्स की एक टेक्निक है जिसे हम कोरिलेशन एनालिसिस के नाम से जानते हैं। और इसमें हम ये पता लगाते हैं कि भाई डायरेक्शन तो ठीक है, पहला जो भाई
रेनफॉल है, रेनफॉल इंक्रीज हुआ तो जो क्रॉप्स है वो भी इंक्रीज हो रही है, जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हुआ है। रेनफॉल इंक्रीज हुआ तो आपका जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन था वो भी इंक्रीज हुआ, लेकिन कितना? तो फर्स्ट वेरिएबल में इंक्रीज होने के कारण सेकंड वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है। ये जो है ये डायरेक्शन कहलाएगी। तो डायरेक्शन तो हमें मालूम चल गई कि पहले में इंक्रीज करो तो दूसरे में भी इंक्रीज हो रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। और फर्स्ट में अगर इंक्रीज हो रहा है और सेकंड में डिक्रीज हो रहा है तो ये जो वेरिएबल्स में चेंजेस हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो ऐसा नेगेटिव है। ये डायरेक्शन बता रहा है। तो डायरेक्शन का जो चेंजेज है वो एनालिसिस ऑफ कोरिलेशन में देखा जाता है। ये स्टैटिस्टिक्स की एक टेक्निक है। इसके अलावा कितना चेंज हुआ, जो डिग्री है भाई 1%, 5%, 10%, अगर 10% जो रेनफॉल है वो इंक्रीज होता है तो जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है उसमें कितना, जो क्वांटिटी में अगर हम देखें तो कितना चेंजेस होगा, ये बता सकते हैं क्या, कितना होगा? तो ये जो देखना है ये हम किसके में देखते हैं, ये डिग्री में देखा जाएगा और डायरेक्शन। तो डिग्री और डायरेक्शन में जो चेंजेस है दोनों के दोनों हम किस में एनालाइज करते हैं, ये कोरिलेशन एनालिसिस के अंतर्गत हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री की या क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है वो आप देख सकते हैं 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। फर्स्ट है आपके परफेक्ट कोरिलेशन, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो मैं आपको बता दूं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कब होता है। अगर मान लीजिए 10% इंक्रीज हो रहा है, आपके 10% इंक्रीज हुआ आपके रेनफॉल में और 10% इंक्रीज हो रहा है आपके क्रॉप्स के प्रोडक्शन में, तो दोनों में 10% इंक्रीज हो रहा है। अगर रेनफॉल इंक्रीज होता है तो 10% रेनफॉल इंक्रीज होने से 10% क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों में सेम प्रोपोर्शनेट में चेंजेस हो रहा है और सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा या पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन कहलाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम है, यानी कि अगर आपका रेनफॉल 10% इंक्रीज हुआ और आपके जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन था वो 10% डिक्रीज हो गया, रेनफॉल इंक्रीज हो रहा है 10% और जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है 10%, तो फर्स्ट वेरिएबल तो इंक्रीज हो रहा है 10%, सेकंड वेरिएबल 10% डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन वो बिल्कुल एक के बराबर है। एक में 10% हो रहा है, दूसरे में भी 10% ही हो रहा है, तो ये जो सेम प्रोपोर्शनेट में चेंजेस हुआ है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, तो ये आपका नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन कहलाएगा या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। इसी तरह कोरिलेशन अगर प्लस में है और 0.75 से लेकर 1 के बीच में, मैं आपको बता दूं यहाँ पे बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी कोरिलेशन का जो आंसर है वो 1 से ज़्यादा नहीं होगा। कोरिलेशन का आंसर हमेशा 1 या 1 से कम रहेगा। प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। अब बात यह है कि अगर +1 आएगी तो उसे हम पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन कहेंगे या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे, और अगर -1 आती है तो हम उसे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। इसी तरह आपके कोरिलेशन का आंसर +0.75 से लेकर +1 के बीच में आता है, तो ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन है वो हाई कोरिलेशन है। मैं क्या कह रहा हूं, फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन है वो हाई कोरिलेशन है। कब? अगर उसका आंसर +0.75 से लेकर +1 के बीच में आता है, तो यानी कि +0.98 आ गया, या हम R से रिप्रेजेंट करते हैं कोरिलेशन को, मैं आपको बता दूं, या 0.78 आ गया, 0.78, तो ये जो कोरिलेशन आएगा ये आप देख सकते हैं प्लस में है और 0.75 से ज़्यादा है और 1 से कम है, तो ऐसा जो कोरिलेशन होगा वो आप हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। और अगर माइनस में होता है ये आंसर, यहाँ पे ये आंसर अगर माइनस में हो जाता है तो इसे हम हाईली नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। फिर बात आती है मॉडरेट कोरिलेशन की।
मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन और मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन की। तो देखिए जब दोनों वेरिएबल का जो आंसर है 0.25 से लेकर 0.75 के बीच में आता है, अगर आंसर प्लस में आता है तो मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा, और अगर आपका आंसर 0.25 से लेकर 0.75 माइनस में आता है तो वो मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। यानी कि हमारा आंसर आ रहा है -0.60। तो ये जो है आप देख सकते हैं 0.25 से ज़्यादा है, लेकिन -0.25 से 75 से कम है, तो ये आपका मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा, क्योंकि आपका आंसर माइनस में है। और अगर ये प्लस में हो जाता है तो ये मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। अब बात करें लो, अगर आपका आंसर 0.25 से कम आ रहा है, प्लस में है आपका आंसर और 0.25 से कम है, तो ये आपका लो या स्मॉल कोरिलेशन कहलाएगा। या तो आप इसको लो कोरिलेशन भी कह सकते हैं और स्मॉल कोरिलेशन भी कह सकते हैं। और अगर आपका नेगेटिव है तो ये लो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। और अगर आपका आंसर 0 आता है, आपका आंसर 0 आता है, तो उस केस में आपका जो कोरिलेशन है वो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन कहलाएगा या जीरो कोरिलेशन कहलाएगा। अब हम एक बार देख लेते हैं कि परफेक्ट कोरिलेशन होता क्या है या हाई कोरिलेशन जो होता है वो क्या होता है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको डिग्री ऑफ कोरिलेशन समझ में आ गया होगा। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर को देखकर ये जरूर बताना होगा कि जो कोरिलेशन है दो वेरिएबल के बीच में या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है या हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है या हाईली नेगेटिव कोरिलेशन है। तो ये चीज़ हमको ज़रूर से बतानी होगी, इसलिए आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से देख लें। ये चीज़ हमारे आगे क्वेश्चन में प्रैक्टिकली काम में आने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को बड़ी अच्छे से देख रहे होंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जैसा कि अभी हमने देखा कि 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। परफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन होता है, हाई पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन होता है, और मॉडरेट पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन होता है, लो पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन होता है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन होता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि अगर आपका आंसर +1 या -1 आता है एग्जैक्टली, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था, थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल भी दिया था मैंने अभी आपको कि 10% अगर रेनफॉल इंक्रीज होता है और उससे 10% हमारी क्रॉप्स जो है वो भी इंक्रीज होता था, क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों ही 10% इंक्रीज हो रहे हैं, रेनफॉल और क्रॉप्स का प्रोडक्शन। तो ये जो वेरिएबल्स में चेंजेज हो रहा है वो इक्वल प्रोपोर्शनेट में हो रहा है और सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये जो आंसर आएगा आपका इसका 1 आएगा और +1 होगा, इसलिए ये जो कोरिलेशन होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसे आपका रेनफॉल यहाँ पे इंक्रीज मान लेते हैं कि हम 10% हो रहा है और हम ये मान लेते हैं कि जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है 10%, तो एक तरफ रेनफॉल इंक्रीज हो रहा है 10%, दूसरी तरफ जो वेरिएबल है आपके क्रॉप्स का प्रोडक्शन वो डिक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, सेकंड वेरिएबल आपका डिक्रीज हो रहा है 10%। तो ये जो कोरिलेशन है इन दोनों वेरिएबल्स के बीच, ये आपके परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो -1 आएगा। इसी तरह अगर आपके क्वेश्चन का आंसर, तो हम इसको एक बार डेफिनेशन को भी देख लेते हैं, ए रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम परफेक्ट कोरिलेशन की जो डेफिनेशन है एक बार इसको देख लेते हैं। ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ए रिलेशनशिप between two variables x and y in which the changes in value of one variable is exactly proportional to the change in the value of the other। जो फर्स्ट वेरिएबल है उसमें जो चेंज हो रहा है वो सेम सेकंड वेरिएबल के चेंज के बराबर है या सेकंड वेरिएबल में चेंजेस के बराबर है। दोनों में जो फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल में जो चेंजेस हुआ है वो सेम प्रोपोर्शनेट में हुआ है। तो ऐसे वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन होगा वो परफेक्ट कोरिलेशन होगा। अब अगर सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा या पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन हो जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा चेंजेज है जो सेम प्रोपोर्शनेट में हुआ है तो उसे हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कह देंगे। सेकंड हम देख लेते हैं हाई कोरिलेशन।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वेरिएबल में और सेकंड वेरिएबल में जो चेंजेज है 0.75 से लेकर 1 के बीच में चेंजेज है। 0.75 से लेकर 1 के बीच में चेंजेज है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, तो हाई कोरिलेशन होगा। अब अगर प्लस में चेंजेज है, जो कोरिलेशन है, जो आपका आंसर है वो 0.75 या 0.75 से लेकर 1 के बीच में है प्लस में, तो ऐसा हाई पॉजिटिव या हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। और अगर आपका आंसर 0.75 से लेकर 1 के बीच में है लेकिन नेगेटिव है, तो इसे हाईली नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। तो आपका जो आंसर है प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, लेकिन 0.75 से लेकर 1 के बीच में है तो हाईली कोरिलेशन होगा। अगर पॉजिटिव है, प्लस में आंसर है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा हाईली, और अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो हाईली नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। बशर्ते कि जो दोनों वेरिएबल के बीच में चेंजेस हो वो 0.75 से लेकर 1 के बीच में हो। थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं मीडियम कोरिलेशन की या मॉडरेट कोरिलेशन की। तो देखिए, जब दोनों वेरिएबल के बीच में जो चेंजेस हैं, जो कोरिलेशन है, उसका आंसर अगर आपके 0.25 से लेकर 0.75 के बीच में होता है, 0.25 से लेकर 0.75 के बीच में होता है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, तो इसे हम मीडियम कोरिलेशन कहेंगे। अगर वो चेंजेज या जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है, आंसर आपका प्लस में आता है, 0.25 से लेकर 0.75 के बीच में आता है, प्लस में आता है, तो मीडियम पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। और अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, 0.25 से लेकर 0.75 के बीच में आता है नेगेटिव, तो ऐसा कोरिलेशन आपके मीडियम नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। तो यहां पे आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ भी है, इफ द वैल्यूज लाइज बिटवीन 0.25 to 0.75 देन इट इज सेड टू बी ए मीडियम कोरिलेशन। इसी तरह फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं लो कोरिलेशन। तो आप देख सकते हैं लो कोरिलेशन आप कब कहते हैं, जब आपका जो आंसर है, जो फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन आपने देखा है, उसके बीच में जो आंसर है वो 0.0 से लेकर 0.25 के बीच में आया हो। अब अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो आपका लो पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा, और अगर आपका आंसर 0.0 से लेकर 0.25 के बीच में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो ऐसा कोरिलेशन आपके लो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। तो ये आप देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ भी है, व्हेन द वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 to -0.25 देन इट इज सेड टू बी ए स्मॉल कोरिलेशन। और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, ये तो आप जानते ही हैं कि जब दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, जब कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वहाँ पे हम ये कहेंगे कि कोरिलेशन है ही नहीं, वहाँ पे एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है। अगर आपका आंसर दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन का आंसर 0 आ जाता है तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ कोरिलेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन को आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कोरिलेशन की, कि हमें कोरिलेशन के चैप्टर्स में कौन कौन से मेथड्स सॉल्व करने होंगे या कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम कोरिलेशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये हम देखेंगे अब।